हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप जो भी कार्य कर रहे हैं प्रॉपर कर रहे होंगे और स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा होगा। हम लोग डेली करंट अफेयर प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसके अंदर आज जो क्लास है आपकी, उसमें आज के जो क्वेश्चंस हैं उनको आज हम शुरू करते हैं अभी। तो आपका पहला क्वेश्चन है सामने, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? कौन देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो वो कौन है? शिंजो अबे जी है। शिंजो अबे कौन से देश के प्रधानमंत्री है? शिंजो अबे भारत में काफ़ी बार आए शिंजो अबे, तो आपने नाम सुना होगा। शिंजो अबे जो है जापान के प्राइम मिनिस्टर है, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे हेल्थ इश्यूज़ के कारण जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है जापान के प्राइम मिनिस्टर ने। तो उन्होंने सब बोला कि मैं जिस काम के लिए हूँ प्राइम मिनिस्टर, मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ अभी, तो इसलिए मेरा इस पद पर होने का कोई तुक नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। ये कहते उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। जापान के बारे में अगर बात करें तो जापान जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है जापान। और ऐसी देश है जापान जो कि विदाउट रिसोर्सिस, जापान जो है बिना रिसोर्सिस के, उनके पास खुद के मिनरल्स नहीं है। लोहा सब बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कोयला बाहर से इंपोर्ट करते हैं, प्रत्येक जो हर कोई रिसोर्स जो है उनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन फिर भी वर्ल्ड में एक डेवलप्ड कंट्री है, एक जो है विकसित देश में आता है। और ये जो है बहुत बड़ी बात है एक जापान की अपने आप में, कि कुछ भी ना होते हुए इंपोर्ट करके और आज जो है विकसित देशों की सूची में शामिल है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि वहाँ के लोगों की जो स्किल्ड मैन पावर है वहाँ की, और लोगों के अंदर जो जुनूनियत है देश के प्रति, उसके बलबूते पर जो है आज वो इस जगह पर, इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं हर चीज़ को, और उसके बाद जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके और अच्छी वैल्यू के साथ जो है फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जापान के अंदर एक छोटा सा देश है। 4 जो मेन आइलैंड जो है उनसे मिलकर बना हुआ है। 4 मेन आइलैंड कौन कौन से उसके अगर बात करें तो एक होकाइडू करके है। क्या है? एक है होकाइडू करके, एक है होन्सू, होकाइडू, होन्सू, एक क्यूसू करके है, और एक है सिकोकू। सिकोकू, ये 4 जो आइलैंड है इनसे जो है आपका मिलकर बना हुआ है। 4 जो बड़े आइलैंड है इनसे मिलकर बना हुआ है जापान। होकाइडू, होन्सू, आपका क्योशू और सिकोकू, ठीक है। इसके अलावा जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो है, आपको पता ही है। और जापान जो है, आपको जापान के बारे में एक चीज़ पता होगी कि जापान एकदम स्क्रैप से उठा, लगा सकते हैं हम लोग। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसके बाद जो है अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु हमला कर दिया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है 2 न्यूक्लियर अटैक हुए थे। 6 अगस्त को कहाँ पर हुआ था? 6 अगस्त को हुआ था हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा। और 9 अगस्त को नागासाकी। ये 2 परमाणु हमले जो है अमेरिका के द्वारा किए गए थे। आपको पता होगा अच्छे से कि अमेरिका ने अभी तक जो है इसकी माफ़ी मांगी है, अभी भी पीछे हाल ही में, और बार बार मांगी है कि ये गलती हुई है, वाकई इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि इतना तहस नहस हो गया एरिया कि आज भी वहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट जो है मिलता है। अभी तक इस चीज़ का असर आ रहा है। कब? 6 अगस्त 1945 में जो है ये काम हुआ था। उसके बाद से अभी तक इस चीज़ का हिरोशिमा और नागासाकी सिटी पर असर है। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। परमाणु ऊर्जा का जो पहली बार इस्तेमाल करने वाला देश कौन है किसी दूसरे देश के खिलाफ? अमेरिका। और विक्टिम कंट्री कौन है जिसके ऊपर हुआ है? वो है जापान, ठीक है। तो यह बात अभी आपको ध्यान रखनी है। 6 अगस्त को जो हिरोशिमा पे गिराया था उसका क्या नाम था? उसका निक नेम था आपका लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। और नागासाकी पर गिराया था उसका नाम था फैट मैन, ठीक है। तो 2 बॉम्ब गिराए गए थे, एक हिरोशिमा पे जो था लिटिल बॉय, और नागासाकी पर जो था वो फैट मैन। क्लियर है ये चीज़? तो लिटिल बॉय और फैट मैन नाम से 2 परमाणु बम जो है गिराए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भी जो है जापान ने हार नहीं मानी और इतना कुछ आज कर लिया है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। इतना विकसित कर लिया है अपने आप को, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा भी जापान में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सब समस्याओं से पार पा रहा है। जैसे कि अगर बात करें माउंट फ्यूजियामा, आपने पता होगा कि आपके जापान में वोल्केनोज एंड ज्वालामुखी जो है आपके, और अर्थक्वेक्स, वोल्केनो यानी ज्वालामुखी और अर्थक्वेक जो यानी भूकंप, ये बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जापान जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है उसमें आता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है? प्रशांत महासागर के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। 90% के आसपास जो वोल्केनोज है वो उसी क्षेत्र के अंदर आते हैं। जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ का क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागरीय अग्निवलय
या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और 90% के आसपास जो ज्वालामुखी है, अर्थक्वेक है, वो उसी क्षेत्र के अंदर आता है और जापान वहीं पर पड़ता है। तो जापान के अंदर ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि बार बार भूकंप और ज्वालामुखी जो है निकलते रहते हैं, जिसके कारण भी जापान को काफ़ी समस्या आती है। लेकिन उन्होंने अपना लाइफस्टाइल और अपने आप को इतना ट्रेन कर रखा है कि आज के दिन वो इसके साथ भी लड़ने के लिए तैयार है। तो प्राकृतिक आपदाएं जो है वो भी एक अपने आप में एक समस्या है, बट स्टिल वो लोग जो है इस चीज़ से भी पार पा रहे हैं। तो ये कुछ एक बातें जो है माउंट फ्यूजियामा जो है जापान के अंदर आपने सुना होगा। इसके अलावा अगर बात करें वोल्केनो के अंदर जो है तो माउंट फ्यूजियामा हो गया। भारत में भी कोई एक्टिव वोल्केनो है? जापान की तरह भारत में कोई एक्टिव वोल्केनो है? तो भारत में एक्टिव वोल्केनो कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है। ये बात आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है कि कौन सा ज्वालामुखी है वो, ठीक है। तो ये कुछ एक बातें जापान के बारे में मैंने एडिशनल बता दी आपको। जापान का कैपिटल है टोक्यो। इसके अलावा 4 आइलैंड है जापान के। अभी शिंजो अभी 65 वर्ष की आयु में इन्होंने अभी इस्तीफा दिया है जापान के प्राइम मिनिस्टर पद से, ठीक है। भारत और जापान के अभी अच्छे संबंध थे। जब से शिंजो अबे प्राइम मिनिस्टर है तब से लेकर भारत और जापान जो है एक अच्छे अपने आप में एक बायलैटरल रिलेशन बने हुए थे इनके, ठीक है। कई चीज़ों में जो है भारत को लोन भी दिया हुआ है जापान ने। इतना आज के दिन इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है जापान कि बाहर दूसरे देशों को जो है लोन्स प्रोवाइड करवाता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो अच्छा मतलब एक देश से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंडिया से बहुत सारा इंपोर्ट करता है, हमारे यहाँ से लोहे से कोयला वगैरह लेके जाता है और वहाँ पर वो एक्सपोर्ट में जो है हम लोगों को जो है वो चीज़ें बेचता है वो मैन्युफैक्चरिंग करके। तो ये चीज़ जो है अपने आप में इसको एक विकसित देश बना रही है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जापान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? कौन सा राज्य है जिसने पहला राज्य कौन सा है जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया है? आपको पता है कि पहले जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हम लोग काम कर रहे थे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी आपकी 1986 के अंदर, ठीक है, 1986 के अंदर आई थी। उसके बाद जो है हम लोगों ने 2016 के अंदर एक समिति बनाई टी.एस. सुब्रमण्यम के अध्यक्षता में। टी.एस. सुब्रमण्यम जी जो है उनकी अध्यक्षता में हम लोगों ने एक समिति बनाई और उन्होंने बोला कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को जो है ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है हमें, इसमें कोई शक नहीं है, इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इस कमेटी ने अपनी कुछ एक रिपोर्ट्स के अंदर कुछ एक बातें बोली थी जिनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी जो है 2017 में फिर से एक कमेटी बनाई गई जिसमें पूर्व इसरो चीफ के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता के अंदर 2017 में के कस्तूरीरंगन जी इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी 2017 में। और इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर जो है अभी नई शिक्षा नीति को गठन किया गया है 2019 के अंदर। तो 2020 के अंदर नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 2020 के अंदर आई है। अभी पीछे वाली कब थी? 1986 के अंदर। और तो कितने वर्ष के बाद आई है? 34 वर्ष के बाद जो है नई एजुकेशन पॉलिसी आई है भारत के अंदर। तो ये बात आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, वो आपको आइडिया होना चाहिए कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसमें कुछ एक चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो इस पॉलिसी के अंदर जो पहले 10+2 का जो स्ट्रक्चर था उसको समाप्त करके उसकी जगह पर नया स्ट्रक्चर लेके आए हैं। उसमें क्या है? 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18। इस एज ग्रुप के अंदर इस आयु वर्ग को जो है ऐसे बांटा गया है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं प्रेजेंट में 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे रहे हैं हम लोग? 5+3+3+4। इसमें क्या है कि जो प्राइमरी एजुकेशन जो है 3 से 8 तक हो गया आपका, उसके अंदर जो है 8 से 11 तक फिर जो है 3 वर्ष का एक हम लोगों ने एक स्लॉट और बना दिया, फिर 11 से 14 तक एक स्लॉट और बना दिया है और फिर 14 से 18 तक का स्लॉट बना दिया। तो ये जो पहले 10+2 का स्ट्रक्चर था इसको समाप्त करके हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर पर अब ध्यान देने की जरूरत है। हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर नया अपनाया। तो ये पूछ सकता है 5+3 जो है इसमें एज ग्रुप पूछ सकता है आपको। तो 3 से 8 जो है जब बच्चा एकदम प्री प्राइमरी कंडीशन में है यानी KG LKG वगैरह जो होती है उनके अंदर वो आ जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद फिर अगर बात करें तो 8 साल तक का होगा तब तक ये 5 चीज़ें कर लेगा वो, यानी सेकंड तक हो जाएगा। उसके बाद 3 साल जो है उसके अंदर वो क्या कर लेगा 6, 7, 8 वाला जो 8 से 11 के अंदर जो है 3rd, 4th, 5th कर लेगा और फिर जो है इसके अंदर 11 से 14 में एक तरह से 6, 7, 8 में हो जाएगा। उसके बाद 9 to 12 जो है वो 14 से 18 तक उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ डिज़ाइन है ये।
तो ये पॉलिसी जो है नई शिक्षा नीति। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात और क्या है, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है, वो है कि जो हमारी जीडीपी का 1.6% ही अभी तक हम लोग खर्च कर रहे हैं, इसको हमें शिक्षा के अंदर 6% निवेश तक लेके जाना है। 6% तक जो है जीडीपी का, कुल जीडीपी का जो हमारा है वो 6% जो है निवेश हमें शिक्षा के क्षेत्र में करना होगा, तब जाके कुछ हमारा हो सकता है। तो ये बात इसके अंदर बोली गई है। इसके अलावा जो है इसके अंदर बोला गया है कि जो हायर इंस्टीट्यूशन है, उच्च शिक्षण संस्थान है, उसमें 3.5 करोड़ सीट्स बढ़ाई जाएगी। तो ये भी इसके अंदर पॉलिसी में कहा गया है। इसके अलावा अगर और बात करें हम लोग, तो इस पॉलिसी के अंदर और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि 6ठी क्लास के बाद जो है बच्चे को कोडिंग सिखानी शुरू कर देनी है। कोडिंग सिखाना जो है वो 6ठी क्लास के बाद से शुरू कर देना है। इसके अलावा जो 5वीं क्लास तक है, वहाँ तक बच्चे को क्या देना है, जो मदर टंग है उसमें इंस्ट्रक्शन देना है उसको, मदर टंग के अंदर, क्योंकि बच्चा अच्छे से समझ पाता है उस चीज़ को। तो ये कुछ एक चीज़ें कही गई है, लेकिन बाद में उसको प्रेशर पता लगता है कि अंग्रेजी के बिना जीवन खराब हो जाता है लोगों का, तो फिर वो अंग्रेजी कैसे सीख पाएगा अगर 5वीं तक नहीं सिखाओगे तो। बट इसमें कहा गया है कि 5वीं तक मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, बट लैंग्वेज कांट बी ए बैरियर, लैंग्वेज बैरियर नहीं बन सकता है अगर आप कुछ करना चाहते हो तो। ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, बट स्टिल जो है हम लोग कई देशों के मॉडल्स देखे जिसके अंदर मदर टंग होने के बाद जो लैंग्वेज जो है मदर टंग होती है अगर पहली क्लासेस के अंदर, तो बच्चे अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर की गई है। तो ये नई शिक्षा नीति के बारे में थोड़ा सा आइडिया रखना है। तो क्वेश्चन क्या था कि पहला राज्य कौन सा है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया है, तो वो है कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया है। कर्नाटक आपको पता है कर्नाटक का कैपिटल क्या है? बेंगलोर। इसके अलावा कर्नाटक के बारे में और क्या आइडिया आपको? कर्नाटक के जो अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है अभी वर्तमान में? तो BS येदियुरप्पा जी जो है वो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है। इसके अलावा राज्यपाल कौन है वहाँ पर? तो वाजूभाई वाला जो है वो कर्नाटक के राज्यपाल है। ये चीज़ें भी आपको कर्नाटक के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। कैपिटल है बेंगलोर, वाजूभाई वाला, प्लस चीफ मिनिस्टर जो है BS येदियुरप्पा। क्लियर है? तो ये थोड़ी बहुत जो है कर्नाटक के बारे में आइडिया होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? तो किस नाम से शुरू किया गया है ये आपको पूछा गया है कि जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। तो मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए जो है उसका ख्याल रखा जाए, इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जो है लॉन्च किया गया है। और वो हेल्पलाइन नंबर क्या है? वो है 1800-599 और 0019, ठीक है। 1800-599-0019 जो है वो हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है अभी जो आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। और इसके मंत्री कौन है अभी? इसके मंत्री है थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत जो है वो इसके मिनिस्टर है अभी, ठीक है। थावर चंद गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? थावर चंद गहलोत जी है। ये भी आपको आइडिया रखना है। और नंबर मैंने बता दिया है वो क्या है? 1800-599 और 0019। और किस नाम से शुरू किया गया है? किरण, ठीक है। तो किरण नाम से शुरू किया गया। नाम की बात पूछिए तो किरण नाम से। क्लियर? ध्यान रखना है, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा पूछे? क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि किरण नाम से जो है मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया किरण। नंबर मैंने बता दिया, मंत्री है थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि WHO ने हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप को किस रोग से मुक्त घोषित कर दिया है? तो WHO ने हाल ही में किस रोग से मुक्त घोषित किया है? और अफ्रीका को पूछ रहा है, अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको पता होगा कहाँ पर लोकेटेड है और किसने किया है? WHO ने किया है। WHO जो है इसके बारे में आपको आइडिया है। WHO 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी WHO की। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। वेर इज जेनेवा? जेनेवा इज इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी इसकी। और WHO जो है ये घोषित करता है, और WHO तब घोषित करता है जब 4 वर्ष तक उसके कोई भी केस ना आए हो। तो 2016 के अंदर जो है अफ्रीका के नाइजीरिया में लास्ट केस आया था पोलियो का।
उसके बाद से अभी तक कोई केस नहीं आया था। तो 25 अगस्त 2020 में अफ्रीका महाद्वीप के लिए बहुत बड़ी खबर है कि उनको पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया। ठीक है, कौन करता है? WHO करता है। WHO का हेडक्वार्टर पूछे जेनेवा स्विट्जरलैंड, स्थापना पूछे अगर आपसे तो 7 अप्रैल 1948 को, और इसी दिन जो है 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2016 के अंदर लास्ट केस नाइजीरिया के अंदर था, और 4 वर्ष तक अगर कोई भी केस नहीं आता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर WHO उसको क्या घोषित कर सकता है कि फ्री उस रोग से घोषित कर सकता है। तो पोलियो से फ्री घोषित कर दिया है। और वर्तमान में अगर बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है, अफगानिस्तान जो है वो 2 ही ऐसे देश है जिसमें थोड़े बहुत केसेस है, बाकी ऑलमोस्ट जो है वर्ल्ड पूरा का पूरा पोलियो फ्री हो चुका है। पोलियो की बूंदें आपने भी पी होगी, पोलियो की वैक्सीनेशन जो है शुरू है, तो 2 बूंद जो है वो पिलाई जाती थी बचपन से ही, तो आप लोगों ने भी पी होगी, जिसके कारण किसी भी प्रकार का पैरालिसिस वगैरह नहीं हो रहा है। तो पोलियो के कारण पैरालिसिस वगैरह मतलब विकलांगता जैसी समस्याएं आ रही थी, तो ये तमाम चीज़ें जो है इससे सुधरी है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ये हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर 2-4 बातें मैं आपको और बता देता हूँ। देखिएगा, पोलियो मुक्त हो गया अफ्रीका। इसके अलावा अफ्रीका के अंदर टोटल अफ्रीका महाद्वीप जो है उसके अंदर 54 देश है। कितने हैं? 54 कंट्री है। अफ्रीका महाद्वीप जो है इसके अंदर टोटल 54 कंट्री है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर से 3 लाइन जो है गुजरती है। कौन कौन सी है? एक तो आपकी गुजरती है यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक गुजरती है इक्वेटर, और एक आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है, और कौन सी गुजरती है? इक्वेटर भी गुजरती है। इक्वेटर का मतलब क्या है कि आपका बीच वाली जो मध्य भूमध्य रेखा है वो भी यहाँ से गुजरती है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि एकमात्र महाद्वीप जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती है, एकमात्र महाद्वीप जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती है, यानी भूमध्य भी और कर्क भी और मकर भी, वो कौन सा है? वो है आपका अफ्रीका। ठीक है, अब जो है अफ्रीका के अंदर टोटल 54 देश है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है अफ्रीका के अंदर और क्या ध्यान रखना है आपको? अफ्रीका के अंदर जो है एक कोंगो रिवर है। कोंगो रिवर जो है वो यहाँ पर है कोंगो नदी, और कोंगो नदी क्या करती है? जो भूमध्य रेखा है उसको 2 बार काटती है। क्वेश्चन बनता है बहुत ही अच्छा कि कौन सी नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कोंगो नदी काटती है। इसके अलावा जो है मकर रेखा पर एक नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो, और लिम्पोपो जो है नदी वो भूमध्य रेखा, इसको मकर रेखा को 2 बार काटती है। वो कौन सी नदी है? लिम्पोपो। लिम्पोपो जो है वो किसको 2 बार काटती है? मकर रेखा को। बहुत ही प्यारा प्रश्न बनता है ये कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। क्लियर? इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर है आपकी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है वो हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की, 5892 मीटर इसकी हाइट है। 5892 मीटर ऊंचाई के साथ जो है किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा स्वेज नहर है यहाँ पर 1869 के अंदर जो बनी थी। 1869 के अंदर स्वेज नहर जो है, स्वेज कैनाल, वो यहाँ से गुजरती है अफ्रीका के ऊपर से, इधर से, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अफ्रीका के अंदर बात करूँ तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी। नील नदी जो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है वो है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा ये जो है यहाँ से गुजरती है सबसे लंबी नदी ऊपर की तरफ। यहाँ भूमध्य सागर है, यहाँ ऊपर की तरफ भूमध्य सागर है, वहाँ पर जाकर गिरती है। तो ये तमाम बातें जो अफ्रीका के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा और अगर बात करें अफ्रीका के बारे में हम लोग, तो नील नदी हो गया, किलिमंजारो हो गया। इसके अलावा सबसे यहाँ पर जो है सूखा घास का मैदान जो है, जो कि हम लोग बोलते हैं कि एक होता है टेम्परेट ग्रासलैंड यानी उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, एक होता है ट्रॉपिकल, एक होता है उष्ण कटिबंधीय, एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय। ट्रॉपिकल जो होता है वो होता है उष्ण कटिबंधीय। ट्रॉपिकल कौन सा होता है? उष्ण कटिबंधीय। जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, और जो भूमध्य रेखा से दूर का क्षेत्र होता है यानी यहां वाला एरिया जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट। क्या बोलते हैं उसको? टेम्परेट या शीतोष्ण अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, शीतोष्ण, और इसको क्या बोलते हैं? उष्ण। अब क्वेश्चन आता है कि सवाना घास का मैदान कैसा है? तो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है यहाँ पर सवाना। इसके अलावा सहारा मरुस्थल आप लोगों ने सुना होगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। कहां पर है? अफ्रीका के अंदर है। थार मरुस्थल कहां पर है? वो भारत के अंदर है। ठीक है, तो सवाना घास का मैदान है यहाँ पर, जिसमें उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है वो, और सहारा मरुस्थल है इस क्षेत्र के अंदर। इसके अलावा और बात करें तो एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है यहाँ पर, वो है वेल्ड।
वेल्ड नाम से जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, यहाँ पर वेल्ड नाम से शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है अफ्रीका के अंदर, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जोहान्सबर्ग जो है, यहाँ पर जो है जोहान्सबर्ग नाम से एक सिटी है जो कि गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा किम्बरले नाम से है जो कि डायमंड के लिए प्रसिद्ध है दक्षिण अफ्रीका के अंदर। यहाँ नीचे की तरफ देश पड़ता है साउथ अफ्रीका, जिसका महात्मा गांधी का बहुत बड़ा संबंध है साउथ अफ्रीका के साथ, और वो देश यहाँ पर नीचे की तरफ पड़ता है साउथ में। तो ठीक है, साउथ अफ्रीका, ये आपको आइडिया होना चाहिए। क्लियर है? तो जोहान्सबर्ग और किम्बरले जो दो सिटी है, जोहान्सबर्ग गोल्ड के लिए, किम्बरले डायमंड के लिए, वेरी वेरी फेमस। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर दिया है, बट आपको मेन क्वेश्चन पे रखना है कि किससे फ्री हुआ है। तो पोलियो फ्री हो गया अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पोलियो फ्री घोषित कर दिया। इंडिया बहुत पहले हो चुका था पोलियो फ्री। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे 1.8 किलोमीटर का उद्घाटन हुआ है? वेरी मच इन न्यूज़, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। आंसर करो इसका, कहाँ बना है सबसे लंबा रोपवे? सबसे लंबा नदी रोपवे, रिवर रोपवे जो है वो कौन से राज्य के अंदर बना है? बताइएगा, फटाफट से कमेंट कीजिएगा आंसर अपना। ठीक है, आंसर कमेंट करो जल्दी से, कौन से राज्य में बना है? कौन से राज्य में है ये? गुवाहाटी, असम के अंदर। ठीक है, ये शहर पूछ रहा है, तो शहर जो है कौन सा है? शहर है आपका गुवाहाटी, असम के अंदर जो बना है ये सबसे लंबा रोपवे। देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वहां पर गुजरती है और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है ये ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन सा रिवर है? ब्रह्मपुत्रा रिवर पर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आइडिया दूं आप लोगों को, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के ऊपरी हिस्से पर, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी आपकी, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। देखिएगा, यहाँ पर है मानसरोवर लेक। कौन सी है यहाँ पर लेक? यहाँ पर है एक मानसरोवर लेक, और मानसरोवर लेक जो है, यहाँ से एक नदी निकलती है, नदी में पानी है तो पानी मस्ट बी ब्लू, और ब्लू पानी है तो इधर से आ रहा है। फिर यहाँ पर एक नमचा बरुआ, नमचा बरुआ से यू टर्न लेती है ये नदी, और नमचा बरुआ से यू टर्न लेके क्या करती है, ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, और फिर इस प्रकार से असम से होते हुए नीचे कहाँ चली जाती है? ये नीचे चली जाती है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, नीचे ये नदी कहाँ चली जाती है? इस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर। मैंने बताया मानसरोवर झील के पूर्व से निकल के और इस प्रकार से जाती है, फिर यहाँ पर नामचा बरुआ से क्या करती है, ये यू टर्न लेती है और आपकी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके, और फिर असम से होते हुए इस प्रकार से बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक है, और इंडिया में क्या है? ये ब्रह्मपुत्रा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में इसकी लंबाई केवल कितनी है? 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लेंथ कितनी है? 2900 किलोमीटर, यानी 2900, लेकिन इंडिया में कितनी है? ओनली 916 किलोमीटर है भारत के अंदर, और ये इस प्रकार से नदी आती है। ठीक है, अब जो है यहाँ से गंगा नदी जाती है इस प्रकार से, और वो इसमें मिल जाती है। गंगा जो है बांग्लादेश के अंदर जब ये नदियां होती है, तो गंगा को जो है बांग्लादेश में बोला जाता है पद्मा, और पद्मा और जमुना बनकर जो है क्या मिलकर क्या बन जाती है? मेघना। ठीक है, ये बन जाती है मिलकर मेघना। तो ये भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है रोपवे तो बनाया गया है गुवाहाटी शहर के अंदर, क्योंकि वहां पर जो है एक केबिन के थ्रू एक साथ 30 लोग जो है इस रोपवे के ऊपर से जो है गुजर सकते हैं। इस केबिन के अंदर जो बनेगा सिस्टम, उसके एक केबिन के अंदर जो है 30 लोग एक साथ जा सकते हैं। तो ये रोपवे बनाया गया है 1.8 किलोमीटर लंबा, 56 करोड़ का लागत आया है। काफ़ी लंबे टाइम से जो है इस चीज़ की शुरुआत हो रखी थी और अभी बनकर तैयार हो गया फाइनली। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर एक आइलैंड है जिसका नाम है माजुली। माजुली आइलैंड का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ पर। माजुली आइलैंड जो है, माजुली आइलैंड का खास बात है, विश्व का एकमात्र नदी द्वीप है ये, द ओनली रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। क्या है ये? विश्व का एकमात्र नदी द्वीप है ये। नदी द्वीप एकमात्र है विश्व का माजुली आइलैंड, जो कि असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको आइडिया रख लेना है। जब बात आ गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा बात हम लोग कर ही लेते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ एक चीज़ें, लेकिन क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आपको पता ही है कहाँ पर बनाया गया है। 1.8 किलोमीटर का सबसे लंबा रोपवे गुवाहाटी यानी असम के अंदर। राज्य भी पूछ सकता है, शहर भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। आपको दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, राइट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो देखिएगा,
मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो है, मिनिस्टर है नितिन गडकरी, और उसी के अंडर में है एक NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी NHAI एक्ट 1988 के तहत शुरुआत होगी और 1995 से काम में लागू है। और इसी ने जो है एक लॉन्च किया है ऐप जिसका नाम है हरित पथ। हरित पथ के तहत क्या किया गया है, एक्चुअल में जो रोड के चारों तरफ है वो पौधे लगाए जाएंगे और उन पौधों को एक तरह से मॉनिटर भी किया जाएगा और उनकी ऑनलाइन ही एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिसिस, इन चीज़ों के थ्रू जो है पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी और उनका हेल्थ स्टेटस चेक किया जाएगा कि क्या सिस्टम है, ठीक ठाक से है कि नहीं, पौधे जो है स्वस्थ है कि नहीं, ये तमाम चीज़ें देखी जाएगी। ये NHAI ने इसके लिए एक हरित पथ नाम से ऐप लॉन्च किया है। उसके अंदर 7800 पौधों को तो अभी जियो टैग कर दिया गया है, जियोग्राफिकल टैगिंग कर दी गई है उसकी। उससे क्या होगा कि पौधे का पूरा डेटा जो है, जैसे ही फोटो खींच के उसकी हर 3 महीने के बाद जो है पौधे की फोटो खींचो और उसको अपलोड करो, उसके थ्रू जो है फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिसिस के थ्रू क्या होगा कि NHAI जो है उस पूरी चीज़ पर नज़र रखेगी और ध्यान रखेगी। समझ पा रहे हैं? तो ये चीज़ है कि 7800 पौधों जो है उनको जियो टैग कर दिया गया है और उनकी मॉनिटरिंग शुरू में अभी हाल ही में ये शुरू करेंगे। ठीक है, NHAI मैंने बताया अभी की जो नेशनल हाईवेज का निर्माण होता है, आपके जो राष्ट्रीय आपके नेशनल हाईवेज है, तो उनके लिए जो है NHAI काम करती है, उनको बनाने का वो कार्य जो है वो NHAI के अंडर में होता है। ठीक है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है NHAI, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये ध्यान रखना है। क्लियर है? क्या काम होगा इस ऐप के थ्रू, हरित पथ के थ्रू, ये मैंने आपको बता दिया है पूरी तरह से। 3 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद पौधे की फ़ोटो अपलोड होगी, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या सुधार है, कितना उसका क्या सिस्टम है अभी, वो तमाम चीज़ें उसके थ्रू हम लोग पता लगा लेंगे। तो आंसर हो गया हरित पथ। किसके द्वारा? NHAI। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है अभी आपके? नितिन गडकरी जी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नितिन गडकरी जी जो है अभी वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। क्लियर? तो इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में नौकरी देने के लिए जिग ए अपॉर्चुनिटीज नामक मुहिम शुरू की है? गीगा अपॉर्चुनिटी नाम से जो है किस बैंक ने शुरुआत की है, ये आपको पूछा है। तो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई भी ज़्यादा फालतू की एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं है। गीगा अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर क्या है कि एक्सिस बैंक ने इस चीज़ को शुरू किया है ताकि जो एक्स्ट्रा स्किल्ड पर्सन है, जिसके अंदर टैलेंट है, उनको भी एक्सिस बैंक अपने साथ जोड़ सके किसी ना किसी रूप से, और वो कहीं भी, चाहे किसी भी नूक एंड कॉर्नर में इंडिया में, वहीं से घर बैठे अपना काम भी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं बैंक के साथ। उसके लिए गीगा अपॉर्चुनिटी नाम से जो है शुरुआत किया एक्सिस बैंक ने, ताकि इस प्रकार से जो 800 से 1000 लोगों को जोड़ेगा अपने साथ और उनके टैलेंट से कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचे, क्या पता बैंक को, इसलिए जो है ये कार्य शुरू किया गया है। तो एक्सिस बैंक के द्वारा ये शुरू किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्सिस बैंक के बारे में अगर बात करूँ मैं, तो एक्सिस बैंक का जो है 1993 में इसकी स्थापना हो गई थी। कब हो गई थी? 1993। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुंबई। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुंबई के अंदर। इसके अलावा, हेडक्वार्टर के अलावा अगर बात करें एक्सिस बैंक के अभी जो है अध्यक्ष कौन है, तो अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी जो है वो कौन है अभी? अमिताभ चौधरी जी वहाँ पर अध्यक्ष है एक्सिस बैंक के। तो ये तमाम चीज़ें भी ध्यान रखनी है एक्सिस बैंक के बारे में। गीगा अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? 800 से 1000 लोगों को अपने साथ जोड़ना है, ये काम है। और एक्सिस बैंक जो है इसका ये शुरू किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। ठीक है, इसमें परमानेंट नहीं है, ये एक तरह से लोगों को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ताकि उनका टैलेंट हार्नेस किया जा सके। राइट, तो 1993 मुंबई हेडक्वार्टर, अमिताभ चौधरी अध्यक्ष। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बोल रहा है, वह देश जहां स्थित सिनाबंग पर्वत में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। कौन सा देश है जिसमें अभी सिनाबंग पर्वत में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि ये जो है अभी हाल ही में क्वेश्चन बनता रहेगा, रिसेंट की बात है इसलिए पूछेगा। हाल ही में को इंडोनेशिया के अंदर, क्योंकि इंडोनेशिया के अंदर हुआ है ये, तो ये क्वेश्चन दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया में कहाँ पर, कौन से पर्वत पर विस्फोट हुआ है। तो सिनाबंग करके है, ये उस पर हुआ है। किसी भी वे में इसको पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो इंडोनेशिया में हुआ है ये। और इंडोनेशिया के बारे में एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा आर्चीपिलागो है, लार्जेस्ट आर्चीपिलागो ऑफ द वर्ल्ड। आर्चीपिलागो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जैसे अपने यहाँ अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है, उसी प्रकार से लक्षद्वीप है अपना, लक्षद्वीप में 36 आइलैंड है। इसी प्रकार अंडमान निकोबार में बात करें तो काफ़ी आइलैंड्स है, वहाँ पर भी
500 के आसपास आइलैंड्स और आइलेट्स सारे मिलाएं तो इतने हैं वहाँ पर, 572 के आसपास। उसी प्रकार से जो आर्चिपिलागो जो है उसको कहा जाता है। तो इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा आर्चिपिलागो माना जाता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड माना जाता है। तो वहाँ पर एक पर्वत है सिनाबंग पर्वत करके, वहाँ पर अभी हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। ये बात पूछिए, ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होते हैं आपको आइडिया है? थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पृथ्वी जो है उसकी सतह जो है यहाँ पर जो लिथोस्फीयर है वो प्लेट्स की फॉर्म में है। क्या है वो? प्लेटें बनी हुई है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है इस चीज़ को पूरे को। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में क्या है कि पृथ्वी की सतह जो है, जिसको हम लोग लिथोस्फीयर या स्थल मंडल कहते हैं, वो प्लेट्स की फॉर्म पर है और वो प्लेटें आपस में मूवमेंट करती रहती है। वो कहीं पर आपस में टकरा रही है, कहीं पर आपस में दूर जा रही है और कहीं पर आपस में एक दूसरे से इधर उधर हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है प्लेट्स के अंदर हो रही है, तो वो इस प्रकार से होती है और ऐसे पास भी आती है और दूर भी जाती है। तो इस प्रकार से जो है प्लेट्स के अंदर चीज़ें होती है, तो ये ध्यान रखना है। और उसके कारण जो है ज्वालामुखी जैसी प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, तो ज्वालामुखी जैसी प्रक्रियाएं इस प्रकार से होती है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है, ये प्लेटों के कारण हो रहा है। अब जो है विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी की अगर बात करें तो वो कहाँ पर आ रहे हैं? तो विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पर आते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो प्रशांत महासागर अग्निवलय है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं। एक ज्वालामुखी आपका एक्टिव होता है जो कि बार बार निकलता है, उसको एक्टिव ज्वालामुखी कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। एक होता है जो आपका पहले काफ़ी समय पहले निकला था लेकिन अभी शांत है, उसको विषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं हम लोग, या डोरमेंट वोल्केनो। एक होता है जो पहले कभी निकला था लेकिन अभी निकलने के चांस नहीं है, वो आपका डेड वोल्केनो हो जाता है, मृत वोल्केनो हो जाता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें वोल्केनो के बारे में। इसका आंसर जो है वो क्या करेक्ट हो गया? इंडोनेशिया करेक्ट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पक्के टाइगर रिजर्व किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित एक टाइगर रिजर्व है? एकदम सिंपल सा सवाल है, पक्के टाइगर रिजर्व जो है वो कौन से राज्य में है? तो पक्के टाइगर रिजर्व या पखुई टाइगर रिजर्व जो है वो कौन से राज्य में है? वो आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये कौन से राज्य में है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में कोई और भी टाइगर रिजर्व है तो नामदफा। ठीक है, नामदफा जो है टाइगर रिजर्व, इट इज ऑल्सो इन अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रखना है, नामदफा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा भी अगर बात करूं मैं तो असम के अंदर भी कोई टाइगर रिजर्व है। तो असम के अंदर भी टाइगर रिजर्व की अगर बात करें हम लोग, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। तो असम के अंदर अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो असम में आपका है ओरंग टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व और नामदफा टाइगर रिजर्व कौन से में? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर रहा हूं असम में ओरंग टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा। ठीक है, ओरंग टाइगर रिजर्व है असम के अंदर, काजीरंगा टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा मानस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मानस नेशनल पार्क है वहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है ये असम के अंदर है। इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि औरंग जो है, काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है? तो ये टाइगर रिजर्व की फॉर्म में जो है वहाँ पर है, टाइगर रिजर्व है ये। इसके अलावा अगर बात करें बिहार के अंदर, थोड़ा मैं बता देता हूँ एक एक दो इंपॉर्टेंट जो है, सॉरी, बिहार के अंदर। तो बिहार के अंदर जो आपका कौन सा है? बिहार के अंदर है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वेरी फेमस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार के अंदर है। इसके अलावा अगर बात करें बिहार के अलावा अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश के अंदर कौन से हैं? मध्य प्रदेश के अंदर टाइगर रिजर्व है आपका कान्हा टाइगर रिजर्व। इसके अलावा पेंच टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के अंदर ही। ठीक है, तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, ये सब ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के अंदर आपको। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में और कौन सा है? सतपुड़ा के अलावा बांधवगढ़ है। ठीक है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो ये तमाम जो है ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। इसके अलावा अगर बात करें बांधवगढ़ के अलावा अगर हम लोग कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटक के अंदर कौन से टाइगर रिजर्व है? तो आपको पता है बांदीपुर, वेरी फेमस। ये मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। ये बार बार वैसे भी यूज़ करते रहेंगे हम लोग जब भी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन था तो इसमें मैं बता रहा हूँ। बांदीपुर हो गया। इसके अलावा नागर होल टाइगर रिजर्व जो है ये है यहाँ पर। ठीक है, ये सब कहाँ पर है? ये कर्नाटका के अंदर है। इसके अलावा अगर बात करें उड़ीसा के अंदर, तो उड़ीसा के अंदर कौन सा है?
उड़ीसा के अंदर है आपका सिमलीपाल, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एंड सतकोशिया। ठीक है, थोड़ा सा नाम अजीब है, सतकोशिया एंड सिमलीपाल जो है ये टाइगर रिजर्व आपके कहाँ पर है, ये उड़ीसा के अंदर है। क्लियर है? ठीक है, और बताऊं एक दो। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं, तो छत्तीसगढ़ में आपका अचानक मार, देन उडंती सिडंती, ये पूछने वाला नाम है। उडंती सिडंती जो है ये इंपॉर्टेंट है, आजकल पूछा जा सकता है आपसे। उडंती सिडंती जो है ये टाइगर रिजर्व जो है ये आपका कहाँ पर है, ये आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर है ये आपका, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नॉट चंडीगढ़, ये इज इन छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ इसके अंदर है उडंती सिडंती और अचानक मार। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो केरला के अंदर कौन सा है, पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, केरला के अंदर। थोड़ा थोड़ा अगर आप सारी चीज़ें देखोगे, पेरियार रिवर कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर, तो इस प्रकार से फिर आपको चीज़ों का आइडिया भी लगने लग जाता है। ये भी एक चीज़ देखेंगे आप लोग, महसूस करोगे अपने आप में। ठीक है, तो केरला के अंदर हो गई है। इसके अलावा राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में कौन कौन सा है, राजस्थान में है रणथंबोर टाइगर रिजर्व है राजस्थान के अंदर। ठीक है, रणथंबोर हो गया। इसके अलावा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है राजस्थान के अंदर। इसके अलावा अगर राजस्थान की बात करें तो और कौन सा है राजस्थान में, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है दैट इज ऑल्सो इन राजस्थान। ठीक है, तो ये राजस्थान के कुछ एक टाइगर रिजर्व, रणथंबोर हो गया, मुकुंदरा हिल्स हो गया और सरिस्का टाइगर रिजर्व। क्लियर है? इसके अलावा और भी देखें, इसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है, उत्तर प्रदेश में आपका दूधवा टाइगर रिजर्व। इसके अलावा पीलीभीत, दूधवा और पीलीभीत जो है ये कहाँ पर है, ये आपके दोनों हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तराखंड के अंदर भी है कोई, उत्तराखंड के अंदर वेरी फेमस जो इंडिया का फर्स्ट है, जिम कॉर्बेट हेली के नाम से जाना जाता था पहले, जिम कॉर्बेट हो गया। इसके अलावा एक और है राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये आपका उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, तो राजाजी टाइगर रिजर्व हो गया और जिम कॉर्बेट हो गया, ये दोनों उत्तराखंड के अंदर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर पूछे तो दूधवा और पीलीभीत हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और कौन बच गया, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वेस्ट बंगाल के अंदर कौन कौन सा है, वेस्ट बंगाल के अंदर है बुक्सा टाइगर रिजर्व, देन सुंदरबंस। ठीक है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये दोनों कहाँ पर आपके, ये दोनों के दोनों पड़ते हैं आपके पश्चिम बंगाल के अंदर। क्लियर है? समझ आ रही है चीज़ें? तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व मैं रिवाइज करवा देता हूँ इनको थोड़ा सा जल्दी से आपको, ताकि अब याद रहे। अब बात कर ही लिया है हमने, तो ध्यान में रखना है आप लोगों ने, ऐसे ही समय बर्बाद नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है। तो क्या था, नामदप्पा और कौन सा था, पक्के या पखुई टाइगर रिजर्व, ये दोनों कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। असम के अंदर है औरंग टाइगर रिजर्व है आपका, असम के अंदर काजीरंगा है, मानस है आपका। इसके अलावा जो है असम के अंदर बात करें तो नमेरी नाम से भी है एक, NAMERI नमेरी नाम से भी है। इसके अलावा बिहार के अंदर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, MP के अंदर जो है कान्हा, पेंच, सतपुड़ा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ते हैं आपके, सारे के सारे मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो है मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व और भी है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है वो, पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, पन्ना जो है हीरे के लिए प्रसिद्ध है वैसे भी उधर। ठीक है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा कर्नाटक के अंदर जो है बांदीपुर हो गया, नगर होल हो गया, उड़ीसा के अंदर जो है वो सिमलीपाल हो गया, सतकोशिया हो गया, छत्तीसगढ़ में अचानक मार हो गया, उडंती सिडंती हो गया, और केरला पेरियार हो गया, राजस्थान में रणथंबोर, मुकुंदरा और सरिस्का कई बार पूछा जाता है, और रणथंबोर भी कई बार पूछा जाता है। ये उत्तर प्रदेश में दूधवा हो गया, पीलीभीत हो गया, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट एंड
आपका राजाजी हो गया और वेस्ट बंगाल में बुक्सा और सुंदरबन हो गए। क्लियर है? तो ये टाइगर रिजर्व जो है मैंने साथ ही साथ बता दिया आपको, तो ध्यान रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या था, अरुणाचल प्रदेश आंसर हो गया था क्वेश्चन का, तो ये हम लोगों ने कर लिया था इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश पक्की हुई टाइगर रिजर्व का, राइट। तो ये अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस व्यक्ति को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइएगा फटाफट से। कौन व्यक्ति है दिल्ली जो अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष? तो सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दीजिएगा जाकिर खान। जाकिर खान को नियुक्त किया गया अभी, तो ये आपको पता होना चाहिए, जाकिर खान। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, जिनके बारे में मैंने डिटेल से आपको बताया है। इनको अच्छे से पढ़िएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी देखें। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप पढ़ते रहिएगा और थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।